बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम नाजरीन को इंस्पायर बुक रिव्यू के अंदर वेलकम करता हूँ। आज की जो हमारी बुक का उन्वान है वह है एस्टिसिटी एंड इनलाइटनमेंट। इसे प्रोफेसर अली आसानी ने तहरीर किया है। इस बुक पे रोशनी वो डालने के लिए आज हमारे साथ एक सीजन स्कॉलर जो कि 2011 से हमारे पास एज एन ऑनरी अलवास के तौर पे सर्व कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं इनका तारुफ पेश करूं तो इन्होंने AKU ISMC से अपना मास्टर्स किया था और कोई तारुफ के मोहताज नहीं कि इतने सालों से ये हमारी जमात में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, RECs के अंदर, ये हर जगह पे ख़ास तौर पे टीचिंग, लर्निंग, राइटिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशंस पेश करें। तो भरपूर अंदाज से मैं इनको वेलकम करता हूँ। मिस्टर अत्ताश सौजा, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। और मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम निकाला है और इस बुक पे आप अपनी रोशनी डालना चाहेंगे। अत्ताश, जब मैं इस बुक को रीड कर रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारी वो बातें आ रही थी और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा जो हमारे नाजरीन भी हैं जो मैं वो सुन रहे, ताकि वो भी इस बुक को गहराई के साथ वो देख सकें। इस बुक के स्टार्ट में जब ख़ास तौर पे हमारी दावत की बात की गई, साउथ एशिया में इस्माइली दावत की, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से 3-4 कॉन्टेक्स्ट की जो वो बात कर रहे थे कि ये दावत, कोई भी वो दावत इंडिविजुअल नहीं होती, कुछ हालात को बेस से की जाती है। तो अगर आप थोड़ी सी इस पर भाई वो रोशनी डाल दें। जावेद, हम देखते हैं कि अली आसानी इसमें 3 कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। पहला हम देखते हैं स्माइली कॉन्टेक्स्ट। मैं इन 3 कॉन्टेक्स्ट को 3 आई से हमेशा याद रखता हूँ। पहला है स्माइली कॉन्टेक्स्ट। तो वो हमें बताते हैं कि हम देखते हैं कि दौरे सतर से लेकर ये दावत का पूरा सिलसिले का आगाज हुआ और फिर वो फातमीद में, अल-मौत में पूरा कंटिन्यू रहा। तो उसी ट्रेडिशन के अंदर हमारे यहाँ साउथ एशिया में भी अर्ली अराउंड 9th सेंचुरी हम देखते हैं कि दाइयों को भेजा गया और उन्होंने यहाँ पे दावत का काम स्टार्ट किया। तो एक ये हमारा ग्लोबल नेटवर्क था दावत का उस जमाने के अंदर। दूसरा हम देखते हैं इंडो मुस्लिम ट्रेडिशन के साउथ एशिया के अंदर जो मुसलमानों ने अपनी दावत का आगाज किया वो भी हम देखते हैं बहुत अर्ली था, अराउंड 8th सेंचुरी। और हमें एक ट्रेडिशन हमारी हिस्ट्री की किताबों में मिलता है कि सूफियों ने बहुत अहम रोल प्ले किया यहाँ पर अपनी इस्लाम के आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। तो ये एक सेकंड कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। थर्ड कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है इंडिक। अब अली आसानी इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमारी दावत यहाँ पर हो रही थी, और हम आगे बात करेंगे कि दावत सही वर्ड है भी कि नहीं, क्योंकि गिनानिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर दावत कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा। तो वो कहते हैं जब यहाँ पर हमारे गिनानों के जरिए दीन की प्रचार हो रही थी, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोकल आइडियाज को यूज करते हुए, लोकल एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए इस्लाम के मैसेज को स्प्रेड किया गया। ठीक है। और जब इसको स्प्रेड किया है तो हम देखते हैं कि लोकल जो भक्ता संतास का ट्रेडिशन था, जो लोकल ट्रेडिशन थे, रिलीजियस ट्रेडिशन, उनसे इंटरेक्शन हुआ है और उस इंटरेक्शन के बेसिस पे हम इसे एक इंडिजिनस कल्चर भी कहते हैं, एक थर्ड कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अताश, वेरी ब्यूटीफुल यू सेड। और आपने हमारे जो नाजरीन भी वो सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। 3 आइज़ थे, ख़ास तौर पे द स्माइली, दैन इंडो मुस्लिम। लेकिन जो आपने ख़ास तौर पे तीसरे पॉइंट की बात की, इंडीक, तो मेरी जहन में एक बात आ रही थी कि अक्सर जब हम देखते हैं तो दावत के बारे में ये सुनते हैं कि जब भी वो दावत हो रही थी तो वो वहाँ पे हिंदुआना एक कल्चर था और हिंदुओं के अंदर वो दावत की गई। लेकिन आपने एक बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया, इंडीक। तो अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि इंडीक और हिंदू जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, क्या इसमें कोई फ़र्क है या फिर ये एक दूसरे के ही नाम है? अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। अली आसानी, इसी जो फैलेसी का इसका आपने जिक्र किया कि हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है कि मीडिएवल टाइम में पूरा साउथ एशिया एक हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता था, या वहाँ पे एक हिंदू कल्चर था। इसी को सर्कमवेंट करने के लिए, इसी को डील करने के लिए अली आसानी ने वर्ड यूज किया इंडिक। और वो जो 2 रीजन बताते हैं, एक तो पहला ये कि जो हिंदू टर्मिनोलॉजी है, आज जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर्म होती है। ठीक है, कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया के कुछ एरियाज में रहते हैं उनको हम हिंदू के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न परसेप्शन है। अच्छा। कॉलोनियल पीरियड से पहले हम देखते हैं कि कभी भी वर्ड हिंदू एज ए रिलीजियस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि जब भी वर्ड हिंदू इस्तेमाल हुआ है तो वो साउथ एशिया के ज्योग्राफिक और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हुआ है। ओके। तो पहला रीजन ये। दूसरा रीजन हम देखते हैं कि जब हम वर्ड इंडिक की बात करते हैं, सॉरी वर्ड हिंदू की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि पूरा का पूरा साउथ एशिया हिंदू कल्चर को बिलोंग करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कल्चर था इसका हिंदुओं से कम
लोकल जो कॉन्टेक्स्ट है साउथ एशिया का उससे लिंक था। तो जो यहाँ पर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो यहाँ पर कल्चर, आर्ट, लैंग्वेजेस सारी प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर डेवलप हुई, उनको हम हिंदू की कैटेगरी में, अम्ब्रेला टर्म में इतना इजीली डाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए बेटर वर्ड जो अली हसानी प्रेफर करते हैं वो इंडिक का यूज करते हैं। अताश, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे, यानी कि जो मुझे आपकी बात से आई वो समझ में, आप प्लीज़ मुझे राइट भी कीजिएगा कि जो 18th जो हमारी थी सेंचुरी, उसके बाद जब कोलोनाइजेशन हुआ तो उसके बाद से हमें हिंदू का वर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उस ज़माने में ये सब कुछ मिक्स था, ठीक है, इसलिए हमने इंडिक का वर्ड यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर मेरे जहन में एक और बात आई, जब मैं इस बुक को रीड कर रहा था तो आपने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि वहाँ के मुहावरों को यूज़ किया, वहाँ के कल्चर को यूज़ किया। तो अताश साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे क्या ये पहली बार हुआ है दावत में इस तरीके से कि लोकल्स को यूज़ करना, या जिस तरह से आपने बताया कि फ़ातिमी दौर में जब दावत थी या अलमौत में, तो क्या उस वक्त भी हमारे दाई या जो स्कॉलर्स थे उन्होंने लोकल्स की जो आइडियाज़ थे, उनके ईडियम्स थे, उनके मुहावरों को यूज़ किया और हम अपनी दावत के लिए ख़ास, अगर आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाहें तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और हम देखते हैं कि अली हसानी अपनी बुक में हेनरी कॉर्बिन को कोट करते हुए बताते हैं कि इवन ड्यूरिंग द फातमिद एम्पायर, जब हमारे दाई उस ज़माने में दावत का काम करते थे, तो हमें नज़र आता है कि उन्होंने जो लोकल रिलीजन्स थे उस एरिया के, फॉर एग्जाम्पल ज़ोरास्ट्रियन जिसको हम आज ज़ुरतुश कहते हैं, या फिर मैनिकियन, 13th सेंचुरी तक ये ग्लोबल उस एरिया का, मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा रिलीजन था, ठीक है। इसके अलावा दे वेंट एज फार बैक एज ग्रीक फिलोसफी। उन्होंने उस आइडियाज़ को भी लेकर बड़े खूबसूरती से कॉन्सेप्ट ऑफ इमामत, हमारी जो उस ज़माने की कॉस्मोलॉजी थी कि पैदा होने, दुनिया के क्रिएशन से पहले क्या था, बाद में क्या होगा, नोशन ऑफ गॉड, इन सारे आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया इन पुरानी फिलोसफी को यूज़ करते हुए। तो आई थिंक ये शुरू से, बहुत पहले से हमारे ट्रेडिशन की ब्यूटी रही है कि हमारे दाइयों ने, पीरों ने कभी हिचकिचाया नहीं लोकल आइडियाज़ को, उनके ट्रेंड्स को, उनकी ट्रोप्स को इस्तेमाल करने में और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने में, जो इस्लामिक आइडियाज़ थे उनकी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, लोकल ईडियम्स के अंदर। तो ये खाली यूनिक नहीं है साउथ एशिया को लेके, ये एक पूरा ट्रेडिशन का पार्ट मिलता है हमें। और हम देखते हैं कि अली हसानी बताते हैं इस किताब में कि उस ज़माने में जो मेजॉरिटी ट्रेडिशंस थे या जो मेजॉरिटी लोग थे ऑन बोथ साइड, जिसको आज हम मुस्लिम कहते हैं या फिर अदर कम्युनिटीज़ इन साउथ एशिया, वो एसिमिलेशनिस्ट एटीट्यूड को फॉलो करते थे। हमें ट्रेंड्स मिलते हैं। एक वो लोग हैं जो मानते हैं कि हम इस्लाम के आइडियाज़ को, लोकल कल्चर को यूज़ करते हुए, लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, आइडियाज़ को यूज़ करते हुए प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा हमें मिलता है जिसको हम रिजेक्शनिस्ट कहें या फिर सेपरेटिस्टिक एटीट्यूड कहें, जिनके दिमाग में ये ख्याल है कि इस्लाम का जो आइडिया है वो बिल्कुल प्योर है, और जब हम उसको लोकल कल्चर से मिलाते हैं तो वो कुछ मसला होता है, कुछ एक अजीब सी चीज़ क्रिएट होती है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमें इस बुक में मिलता है कि जो एसिमिलेशनिस्ट वाले थे, जो अपने कल्चर को इंडिजिनस, जो अपने आइडियाज़ को इंडिजिनस कल्चर में एसिमिलेट करके अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते थे, उनकी उस ज़माने में मेजॉरिटी थी। अब हुआ क्या कि अराउंड 18-19 सेंचुरी, कॉलोनियल पीरियड ने, आप जानते हैं कि बहुत कुछ चेंज किया है हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर। तो 18-19 सेंचुरी में कुछ लोगों का ख्याल था कि जो आज मुस्लिम सिविलाइजेशन का जवाल है, ठीक है, डाउनफॉल है, उसकी एक वजह यह है कि हमने अपने आइडियाज़ को एसिमिलेट किया है लोकल कल्चर के अंदर, और ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। तो उन्होंने ये जो रिजेक्शनिस्ट एटीट्यूड था उसको और अडॉप्ट किया बड़े लेवल पे, और उसके बेसिस पे ये कहा कि वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिन, गो बैक टू द कल्चर ऑफ ओरिजिनल इस्लाम। फिर हम देखते हैं कि अरब के कल्चर को ग्रेजुअली साउथ एशिया को अरबाइज किया गया और हमें एक पूरा एक ट्रेडिशन मिलता है। लेकिन ये बहुत लेट, रिसेंट हम कहें 18-19 सेंचुरी का ये पूरी डेवलपमेंट है, उससे पहले ऐसा नहीं था। अच्छा अताश, जो आपने पूरी बात की खास तौर पे एसिमिलेशंस की और वो रिजेक्शनिस्ट, यानी कि दो तरह की थॉट थी। एक वो थे जो ये मानते थे कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और एक वो थे जो उसको नहीं मानते थे। अच्छा, यहाँ पर जो आप बात कर रहे थे जो इन दो थॉट्स की, तो मेरे जहन में बात है कि जो इसे एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ख़ास तौर पे हम सुनते हैं कि सूफीज़, भक्तिस जो हमारे पास थी, वो ट्रेडिशन थी, तो ये बड़े इंस्पायर्ड थे इन सब चीज़ों से। और जो हिनान भी जब तहरीर किए जा रहे थे तो ये उस ज़माने में वो तहरीकें बड़ी ज़ोरों शोर से थी। तो अगर आप थोड़ा सा इसका भी दे दें वो तारुफ के कि हमारी दावत और ख़ास तौर पे सूफीज़ की जो दावत चली थी, इसका कोई लिंक था या इसका कोई रिलेशनशिप था, कि थोड़ा सा इस पर बातचीत करें।
डेफिनेटली रिलेशनशिप जो था, और वो हमें हमारे ज्ञानिक कॉर्पस के अंदर बड़ा अपेरेंट है कि हमने सेम वोकैबुलरी यूज़ की, ओपन ट्रूथ्स यूज़ किए, जिसको पढ़ के हमें भी फील होता है कि ये हमारे इमामों की, हमारे पीरों की बातें हैं। और अगर कोई एक नॉन सतपंथी ट्रेडिशन का हो, साउथ एशिया का कोई सूफी हो, कोई संत से बिलोंग करता हो, उसको भी उन्हीं ज्ञान को सुन के हमें सिमिलर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसके दिमाग में। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक शेयर्ड हेरिटेज था, एक कॉमन कल्चर था, जिसमें रहते हुए सतपंथी पीर्स ने भी, और फिर हम देखते हैं कि उस जमाने में जो चिश्तिया सूफी ऑर्डर था और बाद में सोहरावर्दी सूफी ऑर्डर था, उन्होंने भी इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए अपने आइडियाज को एक्सप्लेन किया। लेकिन अब चैलेंज ये है कि हमें एग्जैक्ट नेचर ऑफ जो रिलेशनशिप है, ये इंटरैक्शन है, वो नहीं पता। हमें नहीं पता कि क्या हमारे पीर और जो सूफीज थे उस जमाने के, किस हद तक वो कोलैबोरेट करते थे। क्या वो compete करते थे आइडियाज को लेकर, या फिर वो सिर्फ अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते थे। ठीक है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नेचर, क्योंकि हमारे पास उस जमाने के हिस्टोरिकल सोर्सेज इतने ज्यादा मौजूद नहीं है। सो कहीं कहीं हमें वो लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से कुछ थ्योरीज डेवलप करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो थ्योरीज ये बताती हैं कि yes there was some kind of interaction but we are still unaware of what the exact nature was। अच्छा, अक्सर हम अगर हम गौर भी करें तो ये हमें मिलता है कि ख़ास तौर पे नानों के अंदर हमें कुछ मिलते हैं टर्म्स, दासी, दास, विरहानी, ठीक है, और ये सब चीज़ें हमें सूफियों के अंदर भी मिलती है, उनके भी जो अलाम में। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे, विरहानी, दासी, दास के जो थे कॉन्सेप्ट्स को जो पेश किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल वीरानी का जो आपने बात की, तो हम देखते हैं कि वीरानी, जब हम इंडियन साउथ एशियन कल्चर की बात करते हैं, तो उसमें ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे एक औरत अपने महबूब के इंतजार में उसका वेट कर रही है, यू नो, और उसके बिलवड का, कि कब उससे उसकी मुलाकात हो। तो इसी आइडिया को यूज करते हुए हमारे पीरों ने और इवन सूफीज ने भी सोल की एग्जाम्पल दी है कि कैसे हमारी सोल खुदावन ताला से सेपरेट हुई है, और हम कॉन्स्टेंटली उनसे अर्जी करते हैं और यर्न करते हैं कि कब जाके हमें मौका मिले और फिर से हम उस सोल के साथ एक हो सके। ऐसे ये तो एक स्पिरिचुअल हम ट्रोप की बात करते हैं। ऐसे ही हमें फिजिकल इसका कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि जो मुरीद है वो अपने ज़माने के इमाम से जुदा हैं, उनसे दूर हैं, तो उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि कब उनको मौका मिले कि उनका ज़माने का इमाम उनके ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उनसे उनका वो दीदार हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर भी, स्माइली ट्रेडिशन में, सूफी ट्रेडिशन में, और इवन संताज के ट्रेडिशन के अंदर भी इस तरीके से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में बात आ रही थी, आपने वो जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि वो सूफीज़ के रिलेशनशिप में क्या था। अच्छा, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें जो हमारी दावत है इंडो पाक में ख़ास तौर पर दावत, ये स्टार्ट किस तरह से हुई और किस तरीके से ये दावत मतलब आगे जाकर उनको हमें मिलता है 600 सालों तक ये रही है जो दावत रही है हमारी। थोड़ा सा अगर आप उस पर रोशनी डालें कि मतलब किस अंदाज से ये दावत हो रही थी, क्या उसके मेथड्स होते थे, अगर थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डाल सकें। अब देखिए, इस सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो हम पहला सवाल जिस पे हम सोच सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अलमौत से हमें मिलता है कि पीर सदगुरु नूर को भेजा गया होगा, जो हमें ट्रेडिशन बताता है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट पीर्स थे उनका क्या रिलेशनशिप था अपने दावा के हेडक्वार्टर से, अलमौत से, या फिर उस जमाने के इमाम से, वी डोंट नो। ठीक है, क्या जो हमारे उस जमाने के पीर थे वो कॉन्स्टेंटली जाते रहते थे इमाम से मिलने के लिए? ठीक है, अगर जाते थे तो हाउ ऑफन दे यूज्ड टू विजिट? ठीक है, और अगर नहीं तो क्या वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करते थे? किस तरीके से कम्युनिकेशन होता था? अगेन वी डोंट हैव इनफ सोर्सेज टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, फिर आप थर्ड सवाल इसके अंदर पूछ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्या पीरों ने दावत इंडिविजुअली लोगों को वन ऑन वन बेसिस पे की है, या फिर जैसे आज होता है कि एक बहुत बड़ी जमात है और पीर ने जाके अपने आइडिया को प्रेजेंट किया और लोगों को वो आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने उनके आइडिया को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगेन इसमें आपको बोथ वेज आप इसको आर्ग्यू कर सकते हो। कभी कभार हमें मिलता है कि पीरों ने जाके जो उस कास्ट, क्योंकि उस जमाने में कास्ट सिस्टम था, तो उस कास्ट के जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसको जाके अपने आइडियाज शेयर किए, उसको बड़े अच्छे लगे तो वो पीर का फॉलोअर बना, और फिर हम देखते हैं कि उस इन्फ्लुएंशियल बंदे ने जाकर अपनी पूरी कास्ट में, अपनी कम्युनिटी के अंदर आइडियाज को स्प्रेड किया और एक साथ पूरी कम्युनिटी पीर के साथ हो गई। अच्छा, ठीक है, एक जगह हमें ये मिलता है। फिर हमें ये भी मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल पीर शम्स, जो हमें पूरा गरबी का जिक्र मिलता है कि
पीर शम्स बहुत सारे लोगों के सामने मौजूद हैं और वो गरबी की फॉर्म में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत कुछ दिनों तक, ठीक है। तो मास में दावत का भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें और इंडिविजुअली वन ऑन वन भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम यही बात थ्रू आउट द ट्रेडिशन जो पूरा एक है 600-700 ईयर्स का, उसके बारे में जनरली नहीं कह सकते कि दावत कैसे हुई होगी, ठीक है। हमारे पास बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन है और ऐसा इसलिए है कि फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव द बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीर्स कि वो कब पैदा हुए, कब वो गुजरे। अताश, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और भी ऐड ऑन कर दो, खासतौर पर हम देखते हैं कि हिनानों के अंदर जो लैंग्वेजेस हमें इतनी सारी मिलती है, तो दावत जब होती थी तो क्या ये अलग अलग एरियाज में जाके उनकी वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करते थे या जस्ट एज अ एक लैंग्वेज की ब्यूटी थी कि इसलिए इतनी सारी वर्ड्स को यूज़ किया गया? अगर थोड़ा सा आप हो गया, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि आइडियाज को लोकल कल्चर को एज ए व्हीकल इस्तेमाल करते हुए लोकल लैंग्वेजेस को, उनके मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट किया। तो हमें मिलता है कि हमारे किनारों में सिंधी लैंग्वेज के पूरे गिनान है हमारे पास, सराइकी में है, गुजराती ऑब्वियसली अब बहुत मेजर चंक हमारे गिनानों का गुजराती के अंदर है, हमें पंजाबी में लैंग्वेज मिलती है, कच्ची लैंग्वेज के हमें वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। और कभी कभार तो ऐसा भी है कि एक ही गिनान के अंदर हमें गुजराती के साथ सिंधी मुहावरे या सिंधी वर्ड्स मिलते हैं। अच्छा, जबरदस्त, सही है। और इसको अली हसानी कहते हैं कि साउथ एशियन ट्रेडिशन के जो स्कॉलर्स हैं वो इसको पोर्टेबिलिटी के वर्ड से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ही गिनान जब वो सिंध में या किसी रूरल एरिया में हो रहा है तो उसमें फार्मिंग की, फार्मर्स की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं जब वही दावत, उसी मैसेज को हम पंजाब में जहां सोनार हमारे गोल्ड स्मिथ्स थे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है तो उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितना कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ब्यूटी थी। सो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ही गिनान जब वो डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होता है तो उसकी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब अमर ते आयो मोरे शाह जी, जो ये गिनान जब सिंध में पढ़ा गया तो ऑब्वियसली सिंधी लैंग्वेज को लेके इसमें बात होती है। लेकिन जब यही लैंग्वेज शायद जब पंजाब के ऑडियंस को प्रेजेंट किया गया हो गया तो फिर उसमें हमें लाइन मिलती है, हुक्म आया मेरे शाहदा, करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए गिनान सेम है, मैसेज सेम है, लेकिन उसकी वोकैबुलरी हमें चेंज होती हुई मिलती है। और ऐसे ही जो मुहावरे हैं तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब किसी रूरल एरिया में बात हो रही है तो फार्मिंग की एग्जांपल दी जा रही है, लेकिन जब वही बात किसी अर्बन एरिया में कहें या फिर स्मॉल टाउन में आप कहें उस जमाने के हिसाब से जहां पर फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ होंगे तो उनकी मिसाल देते हुए ये बात की जा रही है। तो ये ब्यूटी है। और जो हमारे साउथ एशिया के स्कॉलर्स हैं वो इस टर्म को पोर्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं कि जो ये ब्यूटी थी उस ट्रेडिशन की कि वो अलाउ करता है ओपननेस इस तरीके से, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन का पार्ट है और ओरल ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि एक एरिया में लोगों ने उसको अलग तरीके से अप्रिशिएट किया, दूसरे एरिया में उनके अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने डिफरेंट तरीके से अप्रिशिएट किया। अच्छा अताश, जो आपने पूरी बात की यहाँ पर मेरे जहन में बात आ रही है कि आपने कितना ब्यूटीफुली बताया कि अलग अलग एरियाज़ में जाके दावत होती थी और उनसे बातचीत करते हुए इनान फॉर्म किए गए। तो अगर हम यूँ देखें तो गिनान हो गए या जो शाज और रिसाल हो, इन सब के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है जिसका अली हसानी ने भी किया वो जिक्र। और जब मैं इसको रीड भी कर रहा था तो अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से भी रोशनी डालें कि वो गिनान किस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज करता है या एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर क्यों है? एक तो उनकी अपनी लैंग्वेज में और दूसरा कि गिनानों को गा कर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं ना कोई भी चीज जो सिंग की जाती है और आपकी अपनी जबान में हो तो उसकी तासीर ही अलग होती है, यानी कि टचेस यू ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। गुनगुनाने की बात, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें एक बड़ा मशहूर ट्रेडिशन मिलता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जो ट्रेडिशन है या जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है ये सिर्फ उस जमाने में थी। हमें अली हसानी अपनी बुक में मेंशन करते हैं कि 20th सेंचुरी में एक मिस्टर अजीज तेजपार जो गिनान के बड़े अच्छे सिंगर होंगे, वो एक दिन जब ईस्ट अफ्रीका जाते हैं और एक ओपन प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ गिनान के पार्ट या कुछ गिनान पढ़ते हैं। उस ऑडियंस में हमें मिलता है कि हिंदू भी मौजूद थे। अच्छा। और सिख भी मौजूद थे। तो वो उनको गिनान की वोकैबुलरी आइडियाज इतने अपील करते हैं कि वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो लोग जाके मिस्टर अजीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमारे टेम्पल आए, हमारे गुरुद्वारे आए और इन्हीं गिनानों को हमारे लिए प्रेजेंट करें। अब ये क्यों हुआ? आप देखें, जो हमने वो थोड़ी देर पहले पोर्टेबिलिटी की बात की थी, ठीक है,
हमने तो बात की थी एक ही ट्रेडिशन के अंदर कि सतपंथी जो गुजरात में है, जो सिंध में है, जो पंजाब में है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो आइडियाज, वो लोकल ईडियम्स इतने ओपन हैं और वो उस कॉन्टेक्स्ट के हैं, तो वो अलाउ करते हैं लोगों को कि वो अपने आइडियाज को उसमें रीड कर सके। तो अगर एक गिनान को सुनकर मुझे अपने पीर की बातें याद आती हैं या इमाम की तालीमात समझ आती हैं, तो हो सकता है कि किसी सिख को अपने गुरु की बातें समझ आती हों, उनके आइडियाज उनको रिमेंबर होते हों। ऐसे ही किसी हिंदू को, क्योंकि ट्रोप तो सेम है, किसी हिंदू को अपने आइडियाज समझ आते हों। तो ये एक बड़ा ब्यूटीफुल नेचर है ओपन ट्रेडिशन का, एसिमिलेशनिस्ट एटीट्यूड का। तो हमें मिलता है कि वोकैबुलरी इस तरीके की है, आइडियाज इस तरीके के हैं कि उनको कुछ नया नहीं बताया जा रहा, बल्कि उन्हीं के आइडियाज को लेते हुए उनको कॉन्सेप्ट ऑफ इमामत, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, इन सारी बातों को प्रेजेंट किया जा रहा है। शायद उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, एक फुलफिलमेंट होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन की। यानी कि अगर मैं आपकी बात को यूँ देखूँ तो हमारे नाजरीन जो वो सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो वो थॉट वो रखते थे उसी थॉट को एक और मुकम्मल अंदाज से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, आज जिस तरह से हमारे बहुत सारे रीडर्स है जो पढ़ते भी है वो गिनान, लेकिन हमारे जो ऑडियंस जो हमें सुन रही है वो नाजरीन, तो अगर उनके लिए आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि गिनानों में जो मौज़ूआत तो बहुत सारे, अगर हम चंद की कुछ बात कर लें, 4 या 5 पर के जिस पे अगर किसी को रीड करना हो वो गिनान, तो कौन कौन से वो गिनान है अगर मौज़ूआत के हवाले से अगर हम बात करें तो? सो फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे गिनान हैं जिसमें एस्केटोलॉजिकल नोशंस, ठीक है, और हमें कॉस्मोलॉजिकल नोशंस। अब ये क्या होते हैं कि दुनिया बनने से पहले क्या था, ठीक है, जो फातमी दौर में फिलॉसफी के जरिए बताया गया, वो यहाँ पर गिनानों के जरिए उस बातों को एक्सप्लेन किया गया। कयामत में क्या होगा, कैसे पूरा तक सजेगा, ये सारी बातें, ठीक है, कैसे हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, सही। तो हमें जैसे गिनान मिलता है 52 घाटी, ठीक है, तो 10 बातियां गिनान है, ठीक है, ये बड़े मशहूर गिनान है जिसमें हम इस तरीके के, जैसे 20 तोल 20 के अंदर एक गिनान आता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें हम ये सारे नोशंस को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। फिर तो हम देखते हैं कि एथिकल नोशन पे बहुत बात की है, बहुत सारे ऐसे गिनान हैं जिसमें पीरों ने अपनी एथिकल टीचिंग्स को प्रेजेंट किया है, ठीक है। कुछ ऐसे गिनान है जो हमारे लिए ओकेजन स्पेसिफिक है, जो हमने बना दिए हैं, उस जमाने में ऑब्वियसली ऐसे नहीं होंगे, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल नवरोज नदीन सुहामड़ा, ठीक है, जो हम खास किसी ओकेजन पे पढ़ते हैं, ठीक है, इमाम का तालिका आया तो हम कुछ गिनान पढ़ते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके की चीजें मिलती है। फिर हमें मिलते हैं कि हमारी मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, रूह को लेके बहुत सारे गिनान हैं, उन पे बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल थीम्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अली असानी इसको अपनी बुक में 5 में करते हैं, लेकिन हम किसी और बुक को देखें तो आप इसको और भी थीम में देख सकते हैं। लेकिन पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है, इन जितने भी थीम्स में आप इसको डिवाइड करें, कि अंडरलाइंग नोशन इन सब के अंदर डिवोशन का है, ठीक है। हाँ, लव टू गॉड, लव टू द इमाम ऑफ द टाइम, ठीक है, आपके मुर्शिद के साथ आपका इश्क का इजहार, ठीक है। हमें एक और किताब में एक स्कॉलर कहते हैं कि हमें इनको डिवोशनल लिटरेचर नहीं कहना चाहिए, रिलीजियस हिम्स कहना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ डिवोशन की बातें नहीं है, हमें जैसे मैंने बोला कयामत की बातें भी बताई गई हैं, एथिकल नोशंस भी हैं, थोड़े डराने वाले गिनान भी हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन आप देखें कि उन गिनानों के अंदर भी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आखिरत में भी आपको अगर पार उतरना है, ठीक है, या आखिरत में आपकी उसी वक्त सवरेगी जब आपका खुदा से इश्क होगा, वो इश्क आपको अच्छे काम करने पर मजबूर करेगा और उसी के बेसिस पे आप मतलब सही जगह तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अंडरलाइंग मैसेज अक्रॉस द बोर्ड हमें मिलता है कि डिवोशन का है, और वो ये ब्यूटी है इस ट्रेडिशन की। अच्छा, जो आपने बड़ी ब्यूटीफुल बात की है 5 मौज़ूआत के हवाले से वो गिनानों के, तो उसमें एथिक्स के बारे में आपने बात की और आपने आखिरत के हवाले से बात की, ख़ास तौर पे कॉस्मोलॉजी के हवाले से बात की, फिर आपने रूहानियत में जैसे कि बड़ा मशहूर एक गिनान है ब्रह्म प्रकाश हमें मिलता है, ठीक है, इस बुझ निरंजन हमें मिलता है, ठीक है, बहुत सारे आपने गिनानों में बात की। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि हर गिनान पे अगर हम गौर करें ना तो उसका आखिरी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि उसमें हमारे पीर का नाम आता है, या जिन्होंने भी वो तहरीर किए वो गिनान, ठीक है ना, सादात वगैरह उनके नाम आते, ठीक है। अली हसानी ने बड़ा खूबसूरत उसको एक नाम दिया है भनीता वर्स, कि जिसके जरिए से मालूम चलता है कि हाँ कि इस गिनान के ऑथर ये हैं। लेकिन कहीं कहीं वो जगह पर जाके मुझे थोड़ी सी
कन्फ्यूजन अगर आप इसको ठीक कर दें कि कुछ गिनानों के अंदर हम देखते हैं सो 2 से 3 पीरों के भी हमें नाम मिलते थे, ठीक है। तो ये जब वो गिनान तहरीर किए जा रहे थे तो ये जो बनीता वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, ऑथरशिप का जो थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें, जिस तरह अली आसानी ने उसको एक्सप्लेन किया इस बुक के अंदर। पूरा उन्होंने एक चैप्टर लिखा है इसके ऊपर, और वो बताते हैं कि जो लास्ट वर्ड्स होता है गिनान का, हमारे ट्रेडिशन में आज हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सिर्फ ऑथर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें जैसे आए रहे रहमान, सईदा इमाम बेगम का गिनान है, तो उसमें हमें मिलता है कि सईदा इमाम बेगम अपने जो पीर हैं, पीर हसन शाह, उनका भी नाम उसमें जिक्र करती है, जबरदस्त, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे गिनान हैं जिसमें एक ही पार्ट के अंदर आखिरी पार्ट में दो पीरों का नाम आ रहा है, तो फिर आप कैसे बताएं कि कौन सा ऑथर है, ठीक है। तो ये बात अगेन कॉमन नहीं है हमारे साउथ एशियन ट्रेडिशन में, कोई यूनिक बात नहीं है, हमें ये बाकी जगह भी ये मिलती है कि अक्सर लोग जो कुछ उन्होंने उनके टीचर से सीखा है, ठीक है, वो बात जब वो अपने वर्ड्स में बयान करते हैं तो वो अपने टीचर को एट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इससे साउथ एशिया ट्रेडिशन में नहीं है, हमें ये अरब ट्रेडिशन में मिलता है कि एक क्लास में 100 बच्चे मौजूद हैं, टीचर ने जो कुछ सिखाया उन्होंने खुद नहीं लिखा, टीचर ने, किसी एक स्टूडेंट ने टीचर के अल्फाज को अपनी राइटिंग में प्रेजेंट किया, लेकिन ऑथर में उन्होंने एट्रीब्यूट किया अपने टीचर को, ठीक है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हमारे बहुत सारे पीर और सैयद और सैयदा ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हो कि जो कुछ हमें मालूम है, जो कुछ हम आपके सामने जमात के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें हमारे पीरों ने सिखाया है जो हमसे पहले आ गुजरे हैं, तो हम उनकी ही टीचिंग को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक ये भी हो सकता है कि उनकी अथॉरिटी के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया। अब कभी कभी हम देखते हैं कि किसी गिनानों में ऑथर का नाम नहीं मिलता, जैसे कलाम मौला। कलाम मौला हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशन का हमारा हिस्सा है कि इमाम अली की टीचिंग्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इसको हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर किसने लिखा, वी डोंट नो फॉर श्योर, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है, और मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि ऐसे गिनान हैं जिनको अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में 2 या 3 पीर को एट्रीब्यूट किया गया, तो आप किसको फॉलो करें। तो थोड़ा सा ये है, अब ये इसलिए है क्योंकि मेनली गिनान लिखे नहीं जाते थे, ये ओरल ट्रेडिशन का पार्ट था, हम ये जानते हैं, ठीक है। और जब लिखे भी गए अर्ली 18th सेंचुरी में 1736, मतलब पहले से लिखे गए होंगे, लेकिन हमें जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है वो 1736 का है, और उस मैन्युस्क्रिप्ट पे भी ये बात दर्ज है कि ये एक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से इसको कॉपी किया गया। लेकिन आप देखें वो बहुत कम है मैन्युस्क्रिप्ट्स, और हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जमात में, जैसे आज होता है कि हम जमात खाने में जब गिनान पढ़ते हैं तो हम किसी किताब को देख के नहीं पढ़ते, हमें मेमोराइज्ड होते हैं, सही बात है, बिल्कुल। और जो पढ़ाने वाला भी होता है वो अपने सामने अगर किताब रखता भी है तो वो सिर्फ हेल्प के लिए रखता है, उसको नॉर्मली वो गिनान याद होते हैं। हमारी जमात में ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनको 200-250 गिनान तक याद है, बिल्कुल, ठीक है, बल्कि मुहावरों में भी यूज करते हैं लोग गिनान के पार्ट, ठीक है, डेली लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक आम बच्चा जब आरईसी से निकलता है तो उसको 40 तक गिनान तकरीबन आराम से याद होते हैं, क्योंकि हर क्लास में हम 3-4 गिनान को याद करते हैं। तो अभी भी हम देखें कि एक ओरल ट्रेडिशन के अंदर हम इसको लेते हैं, किताबें जरूर हैं लेकिन कितनी बार हम उसको रेफर करते हैं। तो उस जमाने में भी बिल्कुल इसी तरह ये फ्लो हुआ है, ठीक है। तो जब लिखा गया होगा तो ऑब्वियसली हर किसी के पास हर वक्त शायद कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना भी हो, और आप देखते हैं कि हमारी जमात कितनी स्कैटर्ड है। हम जो ये साउथ एशियन ट्रेडिशन की बात करते हैं तो ये सिंध से शुरू होता है, पूरा गुजरात तक जाता है, और ऊपर वो पंजाब को भी कवर करता है, उस तरफ राजस्थान को भी कवर करता है। बल्कि हमें तो यहाँ जम्बू द्वीप का पूरा नाम मिलता है, जिसमें इतनी सारी स्टेट्स वगैरह शामिल थी। अच्छा, यहाँ पे ना आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरह से आपने वो रिवायत बयान की कि लोग अपने उस्ताद को करते थे, ऑनर्ड करते थे। तो एक गिनान मुझे याद है जिसका अली आसानी ने जिक्र किया, हंस हंसलेनी वार्ता, बिल्कुल, उसमें भी जो उनके पीर शम्स के स्टूडेंट है वो अपने पीर के नाम से उसको ऑथोराइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल के बहुत खूबसूरत गाने, हंसपुरी वो नगरी में, उसमें हम देखते हैं बहुत सारे पीरों के नाम आते हैं कि पीर सदरुद्दीन भी आ रहे हैं, पीर हसन कबीर दिन भी है। तो बहुत सारे हमें इस तरह के वो गिनान मिलते हैं। अच्छा, जो आपने अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट की एक बात छेड़ी तो उससे मुझे एक बात याद आई, ठीक है। ख़ास तौर पे जो ऑडियंस जो मुझे वो सुन पा रही है, ठीक है, नाजरीन, मैं उनको चाहूँगा वो बताना कि मुखी लालजी भाई वो देवराज ने 1903 के अंदर जब पहली बार हिनानों को प्रिंट करना शुरू किया था तो खोजकी के अंदर प्रिंट किया था। उसके बाद ये
गुजराती में प्रिंट्स हो रहे थे। और जैसा कि अभी भी आताश ने किया जिक्र कि 1736 का मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, तो एक लैंग्वेज का भी हमें मिलता है जिक्र, ठीक है ना, खोज की ज़बान, ठीक है, स्क्रिप्ट, हाँ बिल्कुल, खोज की स्क्रिप्ट का। तो इस स्क्रिप्ट का गिनान के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है जिसमें मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें। क्या किसी दावत के लिए एक स्क्रिप्ट का होना क्या इतना ही लाजमी है कि वो, जिस तरह हम देखते हैं सिखिज्म था कि उसके लिए एक स्क्रिप्ट पूरी की गई थी, वो डेवलप जो उनके अंगद देव ने की थी, वो गुरु ने, ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट से कहते हैं। इस तरह से मराठास के अंदर हमें मिलता है कि एक मोड़ी के नाम से एक वो स्क्रिप्ट वो डेवलप की गई थी। तो क्या स्क्रिप्ट डेवलप करना उस तहरीक की मूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, या फिर अपने आइडियाज़ अगर दूसरों के साथ शेयर ना किए जाए तो उसके लिए स्क्रिप्ट डेवलप की जाती है, या ये वाकई में ऐसा लगता है कि जो खोज की ये एक लोकल की एक वो स्क्रिप्ट थी कि वो जिसमें ये पेश किए गए। हिनान, तो आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे थोड़ी सी? देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो हमें हमारा ट्रेडिशन बताता है, हिस्ट्री बताती है, और जो नई रिसर्च मॉडर्न वो कहती है कि फॉर एग्जांपल अराउंड 8th सेंचुरी हमें प्रोटो नागरी स्क्रिप्ट का पूरा एक वो सिस्टम मिलता है, जिसमें खाली ये आपने 2-3 के नाम लिए, हम खोज की कहते हैं, गुरमुखी कहते हैं, मोड़ी स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं स्क्रिप्ट थी, ठीक है। और यहाँ तक हमें मिलता है कि ये स्क्रिप्ट अक्सर मर्केंटाइल कम्युनिटीज़ अपनी ट्रेडिंग में हिसाब किताब के लिए इसको इस्तेमाल करती थी, और इसलिए हम देखें कि जो ये स्क्रिप्ट है ये अंडर डेवलप्ड इन अ सेंस कि इसमें क्योंकि हिसाब किताब में वॉवल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए आपको, तो व्यापारी लोग जो लिखते हैं तो उसमें मतलब वॉवल्स की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो हमें वॉवल्स इनिशियली नहीं मिलते, और ये बहुत बाद में डेवलप किए गए, हमें हमारी ट्रेडिशंस बताते हैं। तो बहुत एक ये कॉमन है कि उस जमाने में साउथ एशिया में भी डिफरेंट कम्युनिटीज की अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स थी। अच्छा, आप कह सकते हो कि इसको इसलिए यूटिलाइज किया गया क्योंकि हमारे आइडियाज को बाहर वालों से शेयर ना किया जाए, या एक कॉमन ट्रेंड था, वी डोंट नो फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने देखा कि ओवर द टाइम जब भी ज्ञान लिखे गए तो इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए, और आपने लालजी भाई देवराज का जिक्र किया, तो हमें मिलता है कि अर्लियर 20th सेंचुरी में ही ऑल्सो वेंट टू जर्मनी टू डेवलप द करेक्टर्स कि उसमें वो टाइपिंग हो सके। पहले तो हम देखते हैं कि हाथ से लेखक है ना उसकी, फिर ग्रेजुअली उसको टाइप्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है जब उसकी मास प्रिंटिंग होती है, तो ठीक है। तो वो जर्मनी गए, वहां से वो टाइप करके उसको लेके आए लेटर्स को, ठीक है। तो बड़ा एक लॉन्ग ट्रेडिशन हमें इसका मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि 1736 में हमारा सबसे पुराना गिनान का मैन्युस्क्रिप्ट है, तो क्या उससे पहले लिखे नहीं जाते थे? तो उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ये एक ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी किया हुआ है। तो अब ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ गए, हम ये सवाल कर सकते हैं। तो अली असानी कहते हैं कि 2-3 बड़े बड़े रीजन हो सकते हैं। एक तो कि सब कॉन्टिनेंट में वेदर इतना गर्म होता है कि यहाँ पर चीजें उतनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती। और दूसरा कि बैक्टीरिया कल्चर बहुत फ्लरिश करता है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारी किताबों को, हमारे कागजात को चीजें, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो खा जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब शायद उस जमाने के लोगों ने सोचा होगा कि हमने ये इस गिनान का या इस बुक का एक नया मैन्युस्क्रिप्ट डेवलप कर लिया है, तो फिर शायद पुराने मैन्युस्क्रिप्ट की अब जरूरत नहीं है, वो वैसे ही खस्ता हालत में है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या जो भी दफना देते हैं, जो भी उनको उस टाइम पे डिस्पोज करने के सिस्टम होंगे। तो इसलिए शायद हमें पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें मिलता जरूर है कि ये पुरानी चीजों से, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी किया गया है। यानी कि अगर मैं आपकी बात को देखूं तो 736 का जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलता है, तो एक्चुअली वो पहला नहीं है, वो पुरानी चीज़ों से कॉपी किया गया, और उसके बाद होते होते देन जब प्रिंटिंग का जब हमारे पास स्टार्ट हुआ होगा वो प्रोसेस, तो उस वक्त भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिए गए होंगे। फिर जब बुक प्रिंट की गई तो शायद उनको भी साइडलाइन कर दिया गया होगा या उसको सेव किया गया होगा वगैरह। अच्छा, हमारे पास जो पूरी दावत गुजरी माशाल्लाह, बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दावत थी, ठीक है, जो 19 तक आती है उस सेंचुरी तक। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि गिनानों का वो सिलसिला रुक जाता है हमारे पास। अब डिवोशन, जैसा कि आपने बात की कि एक लव है, डिवोशन है, वो तो हमारे कोर फेथ का हिस्सा है। तो फिर हम देखते हैं कि एक नई चीज़ हमारे पास होती है, वो डेवलप, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आज भी अगर हम बात करें 2018 में अगर जाएं, जब डायमंड जुबली इमाम के आए, तो जुबली आते ही लोगों के जहन में पहला एक चीज़ आती है कि सॉन्ग आएगा,
कोई ना कोई गीत आएगा, ठीक है। दी स्माइली.org पे एक गाना लॉन्च होता है, ठीक है, और पूरी दुनिया भर की जमात उस गाने के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो एक ज़माने में हम वो देखते थे कि जैसे ही वो गिनानिक जब एंड होता है ट्रेडिशन, तो गीत ट्रेडिशन शुरू होता है। और मेरे ख्याल में मेरे चंद दोस्त तो कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा या 4000 5000 गीत भी है, और अक्सर तो शायर भी नहीं होते इसमें से, लेकिन बस इमाम की शान में फिर वो डिवोशन करते हैं। तो और आजकल तो हम देखते हैं कि गीत सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ गुजराती, उर्दू, हिंदी नहीं, बल्कि हम देखते हैं इंग्लिश ज़बान, तो रैप भी आ गए, ठीक है, और फ़ारसी में, अफ़गान ज़बान में, ब्रुशुस्की के अंदर अरबिक ज़बान में गीत आ रहे हैं। तो ये जो हमारी पूरी रिवायत जो डेवलप हुई ख़ासतौर पे 20th सेंचुरी में, और अभी जो हमारे पास चल रहा है, तो इसके हवाले से अगर आप थोड़ी रोशनी डालें, गीत ट्रेडिशन। अली असानी इसको कहते हैं, इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि किनान सैयदा इमाम बेगम के साथ हम कहते हैं कि इट वाज लास्ट ऑफ द किनान्स दैट शी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद फिर उसको कैनोनाइज किया गया, वो किताबों की शक्ल में आ गए, और फिर नए गिनान प्रोड्यूस होना बंद हो गए। लेकिन जमात खुदावंद ताला से जो इश्क है, प्रॉफिट से जो इश्क है, उसको बयान तो करना है। बिल्कुल। तो लोगों ने किनानों के ही टर्मिनोलॉजीज को लेते हुए, उन्हीं में से चीजें बोरो करते हुए अपने गीत ट्रेडिशन में उनको प्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखिए, गीत की खास बात यह है कि एक तो वो जैसे 20th सेंचुरी की बात करते हैं, या अभी हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो जो कंटेम्प्रेरी उस एरिया का जो कल्चर है, सही है, आपने रैप की बात की, जो सिंध का पॉपुलर कल्चर है, ठीक है, जो गुजरात का होगा, जो पर्शिया का होगा, सेंट्रल एशिया का, लोगों ने उसको भी यूज किया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, मीटर्स, ठीक है, और साथ में किनानों से जो हमारा लॉन्ग ट्रेडिशन है, उससे भी आइडियाज बोरो किए। तो दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं कि हमारे सामने गीत ट्रेडिशन प्रेजेंट होता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो उनको प्रेजेंट करते हैं, वो अली सानी खुद कहते हैं कि रेयरली इनमें से कोई कभी प्रोफेशनल होता है, ठीक है। कुछ लोगों का शौक है शायरी लिखने का, ठीक है, तो वो अपनी पोइट्री लिखते हैं। कुछ का शौक है गाने का, तो वो उसको कंपोज करते हैं। कुछ का शौक है सिर्फ, मतलब उनको कंपोजिंग नहीं आती, उनको सिर्फ गाने का शौक है, ठीक है, तो वो जिसने पहले गाया होता है वो उसी के सॉन्ग को फिर से गाते हैं। और हम देखते हैं हर खुशी के मौके पर, हर बड़े ओकेजन पे हमें इन गीतों को लोग बड़े एहतमाम से गाते हैं, जुबलीस के मौके पे। और लोग तो याद रखते हैं जो अदरामनी की विजिट्स होती थी, आज भी लोग उन गीतों को याद करते हैं। और ना सिर्फ वो, बल्कि अब तो जो हमारे पास आते हैं द स्माइली पे सॉन्ग्स, वो एक ही सॉन्ग में मेरे ख्याल से लास्ट जो सॉन्ग आया था उसमें 20 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, और आई थिंक 100 लोगों ने उसको, हमारी जमात के जो पूरी ग्लोबल जमात को बिलोंग करते हैं डिफरेंट एरिया से, ठीक है, उन्होंने कोलैबोरेट किया था उस सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए, वन जमात का जो एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लिविंग ट्रेडिशन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। वाकई में, यानी कि इसका मतलब एक वो ट्रेडिशन वो थी जिसको हमने 600 ईयर्स तक देखा, वो गिनानिक ट्रेडिशन, इट्स अ वंडरफुल ट्रेडिशन। और फिर आज हमारे पास एक नई फॉर्म के अंदर एक और भी वो ट्रेडिशन मौजूद है, अ लिविंग ट्रेडिशन। टू दैट नोट, ठीक है, आपने माशाल्लाह से इस बुक के बहुत सारे थीम्स को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से पेश किया। मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पायर बुक रिव्यू मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ कि अताश आपने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे अंदाज से आपने हमारी नाजरीन के लिए इस बुक को एक्सप्लेन किया। ऑन दैट नोट अताश, मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ इंस्पायर बुक रिव्यू की वो जानिब से कि आपने बहुत ब्यूटीफुली इस बुक को एक्सप्लेन किया, और ख़ास तौर पर इसकी थॉट्स को जो हमारे नाजरीन के आपने एक्सप्लेन किया। लास्टली मैं अपने नाजरीन का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस बुक को पूरा कंप्लीट किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।